हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के 1 और आज मैं थोड़ा पहले ही आ गई। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को बहुत शिकायत होती है कि मैम आप लेट आती हो, हालांकि लेट होती नहीं है क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए कि भाई आवाज आ रही है, क्योंकि आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ और उसके बाद ही मैं सेशन को शुरू करूंगी। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। एक बार बता दीजिए कि क्या आवाज बिल्कुल आ रही है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बताओ एक बार जल्दी से। आप तो बताओगे नहीं, मैं अपने फोन में चलाकर देख लेती हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आ रही है, चलो फिर तो ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं पहले आपको दे देती हूं। ठीक है, देखो अभी आप लोगों को पता होगा दिल्ली हेड कांस्टेबल का नोटिस आया है, नोटिफिकेशन निकला है आयोग के द्वारा कि सितंबर 2022 में, लगभग सितंबर 2022 में एग्जाम इसका होगा। दिल्ली हेड कांस्टेबल की जॉब है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जॉब है, अच्छी जॉब होती है, जाहिर सी बात है। तो मैं कुछ चीजें उसके बारे में बता देती हूँ, फिर शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जामपुर पे चल रहा है मशाल बैच। ये एक ऐसा बैच है जिसमें बेहतरीन तरीके से सारे कोर्सेज की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो मशाल बैच को ले सकते हैं। 1499 इसकी फीस है, और अगर आपने परचम बैच लिया था तो 999 इसकी फीस होगी, पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा एग्जामपुर पर। साथ ही में 2 साल की वैधता के साथ आपको दिया जा रहा है 2 साल तक आराम से। 1 साल खुद पढ़ के एग्जाम निकालिए, दूसरे साल अपने भाई बहन को दे सकते हो। तो आराम से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, कॉल करके जुड़ सकते हैं या फिर एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और इस रविवार मतलब कि 22 तारीख को, 22 मई को सुबह 9 बजे जुड़िए मेरे साथ। कंप्यूटर का ज्ञान अब मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, क्या कुछ नया होगा कंप्यूटर में? ठीक है, तो क्या कुछ बैच आएगा जो थ्योरी होगा, क्या कुछ ऐसी चीज होगी जो अलग होगी, बाकियों से अलग होगी? तो उसको जानने के लिए जुड़ना जरूर है इस रविवार को सुबह 9 बजे। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूं आपको कि इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं। देखो अभी आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब तो ये मान के चलो, ये जो टाइम होता है ना आपका, मई जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इसमें पेपर होते हैं बेहतरीन, मतलब भयंकर पेपर होते हैं। नोटिफिकेशन भी आएगी, पेपर भी होंगे, और फिर अगले साल के फरवरी जनवरी तक क्लियर कर दिए जाते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर पेपर होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, और टाइम दिया जाता है 90 मिनट का उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 90 मिनट का समय मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना है यहां पर। जीके जीएस में या जर्नल अवेयरनेस की बात की जाती है तो जीके जीएस जर्नल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। जीके जीएस से आते हैं 20 क्वेश्चन इसके अंदर, और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से। रीजनिंग से आते हैं इसके अंदर 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अब इसमें कंप्यूटर भी आएगी, कंप्यूटर खैर मेन रोल है, इसका बताऊंगी बाद में। अभी इसके साथ इंग्लिश में पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बचे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर में से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर ये इसका वेटेज होता है 20 क्वेश्चन जीके जीएस, 20 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर की। कुल मिलाकर 90 मिनट का पेपर होता है, 1.5 घंटे का पेपर है। और साथ ही में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला होता है। तो ये चीज होती है। इसके अंदर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, फिजिकल टेस्ट भी होगा, और आगे चल के एक पासिंग टेस्ट होता है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। ये पासिंग होता है, केवल पासिंग मार्क्स लाने होते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, सीबीटी के बारे में।
तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। अगर आप इच्छुक हो, मैं तो कहूंगी भाई भरना इसको, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। हाइट इसके अंदर देख लेना, साथ ही में इसमें फिजिकल टेस्ट में रेस भी होती है, लड़कों की होती है 7 मिनट में 1600 मीटर, लड़कियों की होती है 5 मिनट में 800 मीटर। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप भी आता है। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम है, क्लासेस आप लोगों की अभी YouTube पर चल ही रही हैं। लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर है और लड़कियों की 157। अगर आप लड़के हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 से ज्यादा, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर से ज्यादा, ठीक है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कंप्यूटर का वेटेज है, डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूं, और ये सारी चीजें भी आएंगी, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके फॉर्म भर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेशन। और इसकी क्लासेस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्लासेस आपकी एग्जामपुर के चैनल पर चल ही रही है, ठीक है। चलो, बाकी कोई भी क्वेरीज उससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी पहले पढ़ लिया उसके बाद। चलिए जी, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आज चीजों को समझेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला विश्व इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? करिए जरा, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फटाफट से बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। एज रेस्ट्रिक्शन क्या होगी मैं बताती हूं, मैं इसके बारे में और अच्छे से बताती हूं, रुक जाओगी। चलिए, हाँ, लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, सारी जंप करवा के मानेंगे वो। चोर को पकड़ने जाओगे भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हो जाते हो, चोर को पकड़ने जाओगे, चोर भाग रहा है, वो सारी चीजें मतलब दीवार कूद कूद के भाग रहा है। अब आपको भी हाई जंप, लॉन्ग जंप आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, कूदा फानी, ये सारी चीजें आनी चाहिए पुलिस को, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए लॉन्ग जंप, हाई जंप करवाता है। भागोगे कैसे? चोर भाग रहा है तेजी से, आप भाग रहे हो हाँ ऐसे करते हुए, तो जाहिर सी बात है इसलिए वो आपसे रेस भी लगवाता है, ठीक है। तो ये तो खैर ऑथेंटिक चीजें हैं। चलिए जी, पहला विश्व इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? फर्स्ट वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कोलोसस आंसर आ रहा है, कोलोसस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कोलोसस को ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। अभी बताती हूँ बच्चा, सारी चीजें बताती हूँ, ठीक है। चलो, तो कोलोसस को बनाया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, या बोल सकते हो आप ब्रिटिश लोगों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर कोलोसस को बनाया। और इसको बनाने का कारण था जर्मनी के कोड को तोड़ना, सीक्रेट कोड को तोड़ना। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व के दौरान इसको बनाया गया। भाई जर्मनी कुछ कोडिंग भाषा में बात कर रहा था अपने लोगों से, तो अगर पकड़े गए लोग, उनके पास पर्चा निकला, तो उस कोड को तोड़ने के लिए बनाया गया कंप्यूटर कोलोसस था। इससे रिलेटेड जानकारी यहां पर आप देखोगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें 3 कंप्यूटर दिए हुए थे। सबसे पहला कंप्यूटर इसके अंदर दिया हुआ था आपका टाइड वाला ना, सबसे पहला कंप्यूटर था टाइड प्रिडिक्टिंग मशीन। तो टाइड प्रिडिक्टिंग मशीन ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता था टाइड्स को देखने के लिए, ज्वार भाटे को देखने के लिए, लहरों को, टाइड्स, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला टाइड मशीन इसका इस्तेमाल किया गया, इसको बनाया गया था 1873 में। टाइड्स, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, उसकी प्रिडिक्शन करने के लिए इसको बनाया गया था। ये टाइड प्रिडिक्शन है, ये एक एनालॉग कंप्यूटर था। ये दिख रहा है, पहले कंप्यूटर ऐसे बनते थे, नहीं लग रहा कुछ लैब में काम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपने देखा फैक्टा नाम दे रखा था। फैक्टा भी एक कंप्यूटर था, ये हाइब्रिड कंप्यूटर था, डिजिटल के काम भी करता था, एनालॉग की काम भी करता था। डेवी हेनरिक द्वारा फैक्टा कंप्यूटर को बनाया गया। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर था, दोनों काम थे इसके, एनालॉग की तरह भौतिक इकाइयों को ही मापता था, और डिजिटल 0-1 आंकड़ों में भी चीजों को करने का काम करता था। यह है कोलोसस कंप्यूटर। कितना प्यारा लग रहा है कोलोसस कंप्यूटर। ये सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए ब्रिटिश ने इसको बनाया। तो जर्मनी के लोग सीक्रेट कोड में बात करते थे, उनके कोड को तोड़ा जा सके, तो ये कोलोसस कंप्यूटर बना था।
ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया 1943-45 के अराउंड, और इसको बनाने का जिम्मा या बोल सकते हो इसको लॉरेंस साइफर। ठीक है, क्रिप्टो एनालिसिस जो भी कोड हो उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर, आगे चलो। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है आपको, कंप्यूटर को ग्रैंडफादर, कंप्यूटर इनमें से किसको कंप्यूटर का ग्रैंडफादर के रूप में जाना जाता है? करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, करिए फटाफट से, सारी चीजें बताइए क्या होगा। बिल्कुल एक सेशन में लेकर आऊंगी जिसमें मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में सारी चीजें बताऊंगी, अभी बता दूंगी, इसी क्लास में बता दूंगी, बिल्कुल फिक्र मत करो। बताइए जी, जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इनमें से किसको कंप्यूटर का दादाजी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? अरे गलत कमेंट मत करो, इतने बच्चे नहीं हो, आपको पता चल जाता है कि कौन से गलत कमेंट होते हैं, कौन से सही होते हैं। सुपर कंप्यूटर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दादाजी सुपर कंप्यूटर, पापा मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के ग्रैंडफादर दादाजी सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है, और पापा फादर कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। ठीक है, तो फादर पूछेगा मेन फ्रेम, दादा पूछेगा सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मार्क फेराती 1 या फेराती मार्क 1 मेन फ्रेम ही कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स जटिल गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ मैथमेटिशियंस हो गए, तो वो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलो, डिजिटल डायरी इज टाइप ऑफ, डिजिटल डायरी इनमें से किसका एक प्रकार है? डिजिटल डायरी किसे कहा जाता है? क्या है डिजिटल डायरी का मतलब? करिए जरा, बताइए फटाफट से। हाँ, फेराती मार्क 1 इसका प्रॉपर नाम था। ठीक है, करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। डिजिटल डायरी इनमें से किसके रूप, मतलब किसे डिजिटल डायरी कहा जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, जटिल गणनाएं, जटिल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। तुक्के नहीं लगाने हैं, शांति से पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, पर तुक्के मत लगाना, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल डायरी माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, जब हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ते हैं ना, तो कंप्यूटर के प्रकार में सबसे बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, उनसे छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनसे छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर, और सबसे छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं माइक्रो की, तो ये वो कंप्यूटर होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, वो इसी का प्रकार है। टैबलेट, टैब इसी का प्रकार है। लैपटॉप इसी का प्रकार है। तो ये सारी चीजें माइक्रो के अंदर ही आती हैं। क्लियर, आगे चलो। टाइड प्रोटेक्टर या टाई प्रेडिकेट, टाइड प्रेडिकेट इनमें से किस प्रकार का कंप्यूटर है? मैंने थ्योरी में भी आपको बता दिया, अब तो गड़बड़ मत करना। करिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। विवेक सर नजर बंद हो गए हैं। हाँ, मतलब देखो क्या होता है, इनको मान ही लेनी चाहिए बात, पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं और क्यों डरते हैं। कोई चीज गलत हो रही है उसके लिए आवाज उठाओ, तो जो आवाज उठाएगा उसी को हटा दिया जाएगा, ये थोड़ी ना होता है। चलिए, टाइड प्रेडिकेट क्या है? तो टाइड प्रेडिक्टर ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। टाइड्स, वेव्स, बड़ी बड़ी लहरों के बारे में जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। टाइड प्रेडिकेट एक एनालॉग कंप्यूटर है। फैक्टा इनमें से किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी जब एक साथ बताया था ये सारी। फैक्टा इनमें से किस प्रकार का कंप्यूटर है? बताइए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसमें फैक्टा इनमें से किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो फैक्टा है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें दोनों काम होते हैं, कुछ काम डिजिटल का और कुछ काम एनालॉग का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलो,
मेन फ्रेम को कंप्यूटर के किसके रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, मेन फ्रेम इज ऑल्सो नॉन एज डैश ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम को और किस नाम से या कंप्यूटर के किस नाम से जाना जाता है? करिए जरा फटाफट से बताइए, मेन फ्रेम कंप्यूटर को कंप्यूटर के किस नाम से जाना जाता है? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। फादर ऑफ कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, दादाजी ऑफ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहते हैं। और अगर नॉर्मली पूछे तो फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि मिली है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने बनाया एक एनालिटिकल इंजन जिसको बनाया गया था 1938 1937-38 के अराउंड 1837-38 के अराउंड चार्ल्स बेबेज ने एक सिस्टम बनाया, एक इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। इसी इंजन ने सिद्धांत दिया आईपीओ का। क्या होता है आईपीओ? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है, पहले हम इनपुट डालेंगे, फिर प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट उसका बाहर आपको निकाल कर दे दिया जाएगा। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्लियर? आगे चलो। फैक्टा का आविष्कार कौन से सन में किया गया था? फैक्टा पहला ही हाइब्रिड कंप्यूटर था जो सक्सेसफुल रहा। फैक्टा का आविष्कार इनमें से कौन से साल किया गया था? बताइए जरा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आजकल पूछी जा रही है। आपने राजस्थान का पेपर देखा है बच्चों ने? राजस्थान कांस्टेबल का अगर आप पेपर देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप पेपर देखो, हरियाणा का अगर आप पेपर देखो, तो अब क्वेश्चंस एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है। फैक्टा का आविष्कार 1976 में किया गया था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसको नोट किया करो, जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूं उसको नोट किया करो ताकि वो क्विक रिवीजन में हेल्प करे। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को या समूह को क्या कहा जाता है? करिए जरा, बताइए फटाफट से क्या आंसर हो जाएगा इसका। बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? जल्दी से एक बार बताइए फटाफट से। देखिए इसे। चलो, यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है आपका इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के सेट को कहते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम के सेट को कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो हमसे पूछा है कि इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहा जाता है, तो इंस्ट्रक्शंस के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वो कौन सी भाषा है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी भाषा को कंप्यूटर के द्वारा सीधे समझा जाता है? कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे डायरेक्ट समझती है? किसी इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर का इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट समझ ली जाती है। तो कंप्यूटर डायरेक्ट मशीनी भाषा को समझती है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये 0-1 होता है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है और जो भी बिजली से चलता है उसके अंदर स्विच लगे होते हैं। या तो उसका काम होता है ऑन होना या तो काम होता है ऑफ होना। ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। इस प्रकार से कंप्यूटर अपने अंदर बाइनरी डिजिट में सारी चीजों को रखता है। मशीनी भाषा में निर्देशों की सहायता से सीखे जाते हैं। मशीनी भाषा में इंस्ट्रक्शंस, मशीनी भाषा में जो भी आप निर्देश देते हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर किस भाषा में उसको समझता है? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिनेश बिल्कुल बस थोड़ा सा टाइम दे दो, इस संडे का इंतजार है। आप लोगों की जितनी भी परेशानियां है ना, संडे में पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, करें। तभी इतने टाइम से मैं कुछ लेकर नहीं आ रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लाओ तो फिर ऐसे ही लाओ जो बेहतरीन हो, है ना। चलो इस संडे थोड़ा सा रुक जाओ, बस संडे 9 बजे के लिए।
तो मशीनी निर्देशक केवल 01 में चीजों को समझते हैं। 01 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मुझे ये बताओ 01 को बाइनरी भाषा कहा जाता है या बाइनरी कोडेड कहा जाता है या बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है? बाइनरी भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हु इन्वेंट बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी भाषा के आविष्कारक कौन है? किन्होंने बनाई बाइनरी भाषा? बताना जरा एक बार। बाइनरी डिजिट कह लो, बिल्कुल मशीनी भाषा कह लो, जो मन करे कहो, लेकिन मुझे यह बताइए कि बाइनरी लैंग्वेज के आविष्कारक का नाम कौन है? किसने बाइनरी भाषा का आविष्कार किया? याद करने का सबसे अच्छा तरीका इसके अंदर क्या होगा? बाइनरी भाषा 011001, ये तो भेजा फ्राई कर देगा। भेजा फ्राई से याद रख सकते हो आप, गॉट फ्राइड लेबनीज। गॉट फ्राइड दिया जाता है कई जगह, गॉट फ्राइड दिया जाता है, तो वो आप एमसीक्यू में देखोगे क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया गया है। तो गॉट फ्राइड लेबनीज, फ्राई हो गया भेजा इनका भैया 0110 करते करते। तो गॉट फ्राइड या गॉट फ्राइड लेबनीज के द्वारा मशीनी भाषा का आविष्कार किया गया था। मशीनी भाषा पे प्रोग्राम बनाने वाली पहली प्रोग्रामर कौन है? वो तो आप कर लोगे जब आपको एमसीक्यू मिलेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, वो तो आप तुरंत ही कर लोगे। ठीक है, चलो इसको देखो। इनमें से कौन सी भाषा को निमोनिक कोड भी कहा जाता है? इनमें से कौन सी भाषा को निमोनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, मैं एक चीज बता रही थी आपको, पहले ये करो, चलो फिर बताती हूँ। इनमें से कौन सी भाषा को निमोनिक कोड के नाम से जाना जाता है? तो असेंबली भाषा को, विधानसभा नहीं होगा, अरे बाबा, असेंबली भाषा होगा। असेंबली भाषा को निमोनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। निमोनिक का मतलब होता है बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना, जैसे एडिशन के लिए ऐड का इस्तेमाल करना, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल का इस्तेमाल करना, डिवीजन के लिए डिव का इस्तेमाल करना। तो ये निमोनिक भाषाएं होती हैं, असेंबली भाषा कहा जाता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल कंप्यूटर को समझना है और कंप्यूटर केवल 01 में चीजें समझता है। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यहां पर एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है कौन? एक ही बार में सारे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाला कौन है? वो कौन है? कहां से आया? हाँ, अ डैश कन्वर्ट्स द कंप्लीट प्रोग्राम इनटू मशीनरी लैंग्वेज इज वन गो। एक ही बार में सारी भाषाएं बदल दी, होल प्रोग्राम, एक बार में सारे प्रोग्राम को बदल दिया। कौन करता है इसे? कंपाइलर करता है। कंपाइलर का काम होता है सारी की सारी प्रोग्रामिंग भाषा को, जैसे मैंने यहां पर लिखा, सपोज सी भाषा में लिखी कोई प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h और ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी लिखा मैंने प्रोग्राम। अब इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं मशीनी भाषा में चेंज करना चाहती हूं, एक साथ पढ़ेगा और एक साथ ही चेंज कर देगा। ये काम होता है केवल और केवल कंपाइलर का काम होता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है? तो इंटरप्रेटर एक एक लाइन पढ़ेगा, फिर उसको चेंज करेगा, फिर एक लाइन पढ़ेगा, फिर चेंज करेगा। तो लाइन बाय लाइन चीजों को चेंज करने का काम इंटरप्रेटर का, सारे डेटा को एक साथ बदलने का काम कंपाइलर का। दोनों में से सबसे तेज काम कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है। मैं एक चीज बता रही थी, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर आगे चलेंगे क्वेश्चंस में। देखो, मैं आपको बता रही थी तीन डेट्स ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, एक है 1822, एक है 1837-38 और एक है 1842-44। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 1822, ये तीनों कहीं ना कहीं चार्ल्स बेबेज अंकल जी से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। कैसे? 1822 में चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला आविष्कार किया। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि पहला आविष्कार क्या था, और हमको केवल इतना याद होता है कि एनालिटिकल इंजन, हम आंसर करके आ जाते हैं। फिर पता चलता है उड़ी बाबा, क्वेश्चन तो गलत हो गया। पहला आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, डिफरेंस इंजन। इन्होंने बनाया था डिफरेंस इंजन, पर बाय डिफॉल्ट ये काम नहीं कर पाया, फेल हो गया। फिर होता क्या है? फिर सेकंड टाइम इन्होंने बनाया, दूसरा आविष्कार किया, और दूसरे आविष्कार में इन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। इसलिए कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए। एनालिटिकल इंजन ने दिया सिद्धांत इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, इसी वजह से इनको पापा बना दिया कंप्यूटर का।
1842-44 में एक प्रोग्रामर आई, लेडी एडा लवलेस अगस्ता। लेडी एडा लवलेस अगस्ता, इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रोग्राम बनाया। विश्व की पहली प्रोग्रामर यही है। कितना छोटा सा नाम है, याद करना, अच्छा सा नाम है। लेडी एडा लवलेस अगस्ता ये आई, ये पहली प्रोग्रामर है और बाइनरी भाषा पे पहला प्रोग्राम बनाने वाली भी यही है। इन्होंने बाइनरी भाषा का इस्तेमाल करके पंच कार्ड की सहायता से, पंच कार्ड उस टाइम पर एक इनपुट डिवाइस का काम करता था। भाई 1800 के समय में माउस तो बने नहीं थे, कीबोर्ड तो बना नहीं था कि इनपुट दे दो, तो पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे। पंच कार्ड के सहारे एनालिटिकल इंजन में इनपुट देने का काम प्रोग्राम के द्वारा लेडी एडा लवलेस अगस्ता ने किया। क्लियर है? मैं एक बार ऐसी एप्लीकेशन पे पढ़ा रही थी बच्चों को, तो एक बच्चा बोला कि मैम इसलिए प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है क्योंकि लड़की ने बनाई है, मतलब एक लेडी ने बनाया है, इसलिए प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है ना बच्चा? इसलिए तो समझ में आ जाती है क्योंकि वो लेडी के द्वारा बनाया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड, वो प्रोग्राम जिसको उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। चलिए करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करिए जरा जल्दी से, बताइए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, सोर्स कोड। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो। असेंबली भाषा में प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने का काम किसका होता है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इनमें से किसका काम होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। 15 से 20 सेकंड का आंसर टाइम है आपके पास, करो जरा एक बार जल्दी से और बताइए असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस भाषा अनुवादक का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है असेंबलर का। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलो। इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? एक ले लेना पास्कल, इसको पास्कल लिख लेना। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? बताइए जरा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोने की बीमारी है मैम, क्या करें? चलो रुको, मैं आपसे ही, आप लोगों से इसका जड़ी बूटी वाला इलाज पूछती हूं और फिर आपको ही बताती हूं, रुकना। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कैमिनी और कोड्स के द्वारा बनाई गई। जावा प्रोग्रामिंग भाषा है, हाई लेवल है, जिसको जेम्स गोसलिंग ने 1995 में बनाया। मैक, पास्कल, ये भी खैर हाई लेवल लैंग्वेज है, ये तो कंपनी के द्वारा पूरी बनाई गई थी अमेरिका में। लेकिन मैक जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल कंपनी का, और इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मेल मर्ज के साथ काम करने का विकल्प क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? और आपका समय शुरू होता है अब। करिए जरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मेल मर्ज के साथ आप मेल मर्ज करना चाहते हो, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आप मेल करना चाहते हो, तो इसके लिए कौन से ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा? मेलिंग के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करोगे, सिंपल ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे चलो। ये पूछ सकता था कि मैक्रो का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो मैक्रो का इस्तेमाल एक तरीके से आपके काम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एमएस वर्ड में भी होता है, एमएस एक्सेल में भी होता है। आपके काम को रिकॉर्ड कर देगा, सेम काम कहीं और ले जाकर आपको डालना है किसी और शीट में, तो आप उस जगह ले जाकर उसको सेम काम को चिपका सकते हो। ठीक है, चलिए प्राप्तकर्ताओं की सूची इनमें से किस फोल्डर में सहेजी जाती है? द रेसिपिएंट सोर्स लिस्ट इज सेव्ड इन विच फोल्डर? करिए जरा, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
करिए जरा जल्दी से, बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। सॉल्व क्या करना, फटाफट से बताओ। करिए जरा जल्दी से, कहां पे रखी जाती है उस लिस्ट को, कहां पे रखा जाता है। तो प्राप्तकर्ताओं की सूची को डेटा सोर्स के अंदर रखा जाता है। देखो डेटा का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, सूचना। सूचना जो अर्थपूर्ण होता है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, अर्थ होता है। तालिका में टेक्स्ट को रेखांकित संरेखित करने के लिए इनमें से कौन सा लंबवत संरेखण है। भाई साहब देखो, हिंदी में कितने बच्चे कहते हैं मैम हिंदी में ही कंप्यूटर पढ़ाया करो। देख रहे हो हिंदी में क्या है, संरेखण। संरेखण आधे बच्चों को तो खैर समझ में आ रहा होगा, पर कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा। इसलिए कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए। कभी हिंदी आती है तो इंग्लिश रह जाती है, और इंग्लिश आती है तो हिंदी, तो इसलिए दोनों में समझा करो। देयर आर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अलाइन टू द टेक्स्ट इन अ टेबल। टेबल में कितने प्रकार से अलाइनमेंट किया जा सकता है, मतलब टेबल में कितने प्रकार से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। करिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कितने प्रकार से टेबल में अलाइनमेंट किया जा सकता है। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 3 प्रकार से। अब ये 3 प्रकार कैसे होते हैं। पहली बात तो आपको टेबल याद रखना है। ये जितने भी बच्चे यहां पर 4-4 आंसर कर रहे हैं, आप सोच रहे हो सेंटर, राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई, है ना, इसलिए 4 कर रहे हो। देखो ये बात कर रहा है टेबल की। जब हम बात करते हैं टेबल की, तो यहां पे आप देखो अलाइनमेंट इन टेबल। टेबल में जो अलाइनमेंट होती है वो केवल और केवल 3 प्रकार की होती है। बात हो रही है टेबल की। टेबल के अंदर 3 प्रकार से अलाइनमेंट होती है। या तो आप ऊपर की तरफ चीजें, लेफ्ट तरफ कोई चीजें लिखते हो, या सेंटर में लिखोगे, या राइट में लिखोगे। भाई टेबल में 3 ही तरीके से तो चीज लिख सकते हो ना। अगर मैं नॉर्मली कोई टेबल बना दूं, है ना, मैं यहीं पे बना देती हूँ, मैंने टेबल बना दी। अब टेबल में या तो मैं कोई डेटा, मैंने लिखा यहां पर कुछ भी लिख लूं, मैंने लिखा चिंटू लाल, चिंटू लिख दिया। मैं इसको लेफ्ट में भी लिख सकती हूँ, इसको राइट में भी लिख सकती हूँ, और सेंटर में भी लिख सकती हूँ, और राइट में भी लिख सकती हूँ। और किसी प्रकार से थोड़ी ना टेबल के अंदर आप अलाइनमेंट कर सकते हो। तो केवल ये 3 होती हैं। ये टेबल की बात कर रहा था, आप एमएस वर्ड में मत पहुंच जाना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है। टेबल का विकल्प इनमें से कौन से टैब के अंतर्गत मिलता है। अगर आप अपने एमएस वर्ड में टेबल को डालना चाहते हैं तो आप इनमें से किस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो टेबल को आप आराम से डाल सकते हैं। करिए जरा, बताइए फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो टेबल को इंसर्ट ही है, जाहिर सी बात है। अगर आप टेबल को अपनी डॉक के अंदर, डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर या शीट के अंदर डालना चाहते हैं तो इंसर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलो। टेबल टूल्स टैब में डिजाइन टैब और इनमें से कौन से टैब होते हैं। टेबल टूल टैब के अंदर एक तो डिजाइन टैब होता है और दूसरा कौन सा टैब होता है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। करिए फटाफट से, बताइए आंसर क्या होगा। जो बच्चे बातें करते हैं ना उनको करने दो। अगर आप भी बातें करोगे तो जाहिर सी बात है वो तो कंपटीशन कम कर रहे हैं फिर, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो ना एप्लीकेशन से या यूट्यूब से, तो उन लोगों से सावधान और सतर्क रहिए जो खुद तो डूबते हैं, आपको भी लेकर डूबेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आंसर क्या हो जाएगा। तो टेबल के डिजाइन या टेबल टूल के अंदर डिजाइन टैब होता है और लेआउट टैब होता है। लेआउट का मतलब होता है किस प्रकार से आप दर्शाना चाह रहे हो अपने टेबल को, टेक्स्ट को, चीजों को, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से किसमें मुख्य बॉडी टेक्स्ट होता है। किसके अंदर मेन बॉडी टेक्स्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसमें मतलब मुख्य बॉडी टेक्स्ट होता है। बॉडी टेक्स्ट का मतलब होता है इनमें से किसके अंदर आप चीजों को लिख सकते हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, माई डॉक्यूमेंट के अंदर ही सारी चीजें, या मेन डॉक्यूमेंट के अंदर ही, या इसको ही मुख्य दस्तावेज, मेन डॉक्यूमेंट को ही मुख्य बॉडी टेक्स्ट कहा जाता है कि आप इसके अंदर सारी सामग्री लिख सकते हैं।
अगर ये बोला जाए कि एमएस वर्ड में किसका इस्तेमाल किया जाता है डिजाइनिंग देने के लिए, पहले से मौजूद डिजाइन को देने के लिए, तो यहां पे हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड आर्ट जो ये टेढ़ा ए होता है, ठीक है। चलो आगे देखो, सम्मिलित मेल मर्ज फील्ड इनमें से किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? मेल मर्ज वाली चीज, ये प्रैक्टिकल चीजें जो देखने को मिली होंगी, आपने पेपर दिया है तो, नहीं दिया है तो मैं बता रही हूं। इनमें से मेल मर्ज कौन से टैब के अंदर आता है? कौन सा टैब खोलोगे तो मेल मर्ज खुलकर आ जाएगा आपके सामने? मेल मर्ज इनमें से कौन से टैब के अंदर खुलकर आता है, बताना है पहले आपको एक बार फटाफट से। चलिए, मेलिंग, वेरी गुड, मेल मर्ज से रिलेटेड है तो मेलिंग के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नई तालिका बनाने के लिए कितने तरीके होते हैं? देयर आर डैश वेज टू क्रिएट अ न्यू टेबल। नए टेबल को बनाने के लिए कितने तरीके होते हैं, या कितने तरीके से आप एक नई टेबल को बना सकते हैं? मेलिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जिसका भी आंसर मेलिंग था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने करना है, जरा फटाफट से बताना है। तो नई तालिका को कितने तरीके से बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 23, आंसर क्या होगा इसका? एक नई टेबल को बनाने के लिए या क्रिएट करने के लिए 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? तो यहां पर देखोगे, टेबल इंसर्ट करने के 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? यहां पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देती हूं। एक तो होता है इंसर्ट टेबल, जितनी रो चाहिए, रो तो कितनी भी ले लो, कॉलम 63 ले सकते हो, याद है मैंने बताया था भाई एमएस वर्ड में रो की संख्या तो अनलिमिटेड है, लेकिन कॉलम आप केवल 63 ले सकते हो। तो एक तो हो गया इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन, दूसरा हो गया ड्रॉ टेबल, अगर आप खुद से टेबल बनाना चाह रहे हैं, तीसरा हो गया एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल से उठाकर टेबल को यहां पर लाकर चिपका दो, और चौथा हो गया क्विक टेबल। तो कुल मिलाकर ये 4 प्रकार से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। 4 विल बी द राइट आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइड प्रेडिकेट का विकास कब किया गया था? टाइड प्रेडिकेट ये वही एनालॉग कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल फिजिकल यूनिट्स या भौतिक इकाई के लिए किया जाता था, समुद्र की लहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसका आविष्कार कब किया गया था? बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शिवानी जी, मैं बता रही हूं, सारी चीजें बता रही हूं। बच्चा बताओ क्या हुआ, करिए जरा फटाफट से। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूं ना, ये चीजें, हाँ बिल्कुल ठीक है, ड्रीम एयरफोर्स, ये चीजें आप लोग इसको नोट जरूर करना। मैम आपकी कंप्यूटर की बुक कब तक आएगी? कंप्यूटर की बुक, इंतजार है सच में आप लोगों को कंप्यूटर की बुक का? चलो देखते हैं, संडे तक की कोशिश है। देखो अगर वही है, मैं पूरा ही कंप्लीट करके दूंगी। अगर संडे तक हो जाते तो ठीक है, नहीं तो इस वीक मतलब एक मुश्किल से 8-10 दिन के आसपास आई जाएगी। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। कब इसको लॉन्च किया गया था? तो प्रेडिकेट को 1873 1873 में इसको बनाया गया था। फिजिकल यूनिट, भौतिक चीजों के बारे में जानने के लिए ये एक एनालॉग कंप्यूटर है। लैपटॉप और पाम टॉप इनमें से किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? लैपटॉप और पाम टॉप इनमें से किस प्रकार के कंप्यूटर के उदाहरण है? दिल्ली पुलिस एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आ गया है भाई। अभी मैं बता रही हूं इसके बारे में, दोबारा से बता रही हूं, ठीक है। करिए जल्दी से, बिल्कुल देखो विवेक सर को पुलिस ने किया था अरेस्ट, तो डेफिनेटली उनके लिए एक ट्विटर अभियान चलाया जा रहा था, रिलीज हैशटैग विवेक हैशटैग और सर, ठीक है। तो इसके लिए इवेंट भी हुआ है, आप जरूर देखना, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर्स जो हम लोग जितनी पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, वो इसी वजह से पढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा ये है कि भाई वहां पर जो अनशन हो रहा है या वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सपोर्ट सभी कर रहे हैं बैक एंड से, पर सारे टीचर अगर क्लास में आकर उसी की बातें करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगी। तो वही टीचर्स मतलब प्रॉपर कहा गया है कि भाई ये इवेंट्स जो हैं ये आपको और टीचर बता रहे हैं, दूसरे टीचर्स जो इसके लिए ही प्रॉपर एक इवेंट लेकर आ रहे हैं। विवेक सर की वीडियोस जरूर देखना। और मैं तो ये कह रही हूँ जितने ही बच्चे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, हरियाणा की कर रहे हो, राजस्थान की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
अगर कोई आंदोलन होता है ना छात्रों का, तो वो सबका आंदोलन होता है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ये चीज अभी यूपीएसआई में आई है, कितने में आती है, पेपर लीक होते हैं, नहीं पता चलता है, सीटों को पैसों में बेच दिया जाता है, 10 लाख की सीट बिक रही है, 20 लाख की सीट बिक रही है। अरे भैया जब इतने पैसे हैं सीट खरीदने के, लोग आए नहीं, क्यों फिर तुम्हें चाहिए गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस करो बैठ के। तो वही चीज है, जब भी कुछ ऐसा होता है ना तो कोशिश क्या करो कि सब एक साथ आओ, है ना। ट्विटर चल रहा है तो ट्विटर पर एक साथ रहो, शेयर करने की बात आ रही तो शेयर करो उस चीज को, पॉजिटिव चीज को, नेगेटिव चीज को बिल्कुल शेयर मत करना, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, आपको पता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से करो, है ना। दंगा वंगा फैलाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो सही चीज नहीं है। लेकिन कोई चीज अगर शांति से हो रही है, आप कोई चीज मांग रहे हो, तो वो वैलिड होता है। लैपटॉप और पाम टॉप एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, सबसे छोटे कंप्यूटर। लैपटॉप और ये कंप्यूटर इसी के अंदर आएंगे। लैपटॉप के फादर ऑफ लैपटॉप किसे कहा जाता है, तो एडम ऑसबॉर्न नामक व्यक्ति को फादर ऑफ लैपटॉप की उपाधि दी जाती है, ठीक है, याद रखना। तोशिबा पहला लैपटॉप बनाया गया था। फैक्टा को किसके द्वारा विकसित किया गया, फैक्टा जो कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, पढ़ा है हमने और मैंने बताया भी था, जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि फैक्टा कंप्यूटर को किसके द्वारा बनाया गया था, बताओ जरा। बिल्कुल 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 14 मई सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ है रद्द। उसके लिए मैं एक क्लास राजस्थान या राजस्थली क्लासेस पर ले लूंगी, ठीक है। मैं बता दूंगी कि किन किन पॉइंट्स पर ध्यान रखें ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनका रद्द हुआ है वो दोबारा पेपर देंगे, अच्छा नहीं होता दोबारा पेपर देना। चलो कोई नहीं, तैयारी दुगनी तैयारी के साथ पेपर देना, ठीक है, पॉजिटिवली लो। फैक्टा को डेवी हेनरिक नामक व्यक्ति के द्वारा डिजाइन किया गया और एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसमें भौतिक इकाइयां भी गिनी जाती हैं और साथ में डिजिटल आंकड़े भी गिने जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किस कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक संयोजन कहा जाता है। किस कंप्यूटर को बोलते हैं कि इसमें डिजिटल चीजें भी होती हैं और एनालॉग चीजें भी होती हैं। तो अभी हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। वो कंप्यूटर जो गणना और तार्किक संचालन कर सकता है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा, बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करने वाला। अब इसमें दो चीजें दे दी इसने ना, तो कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए डिजिटल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या दिया है, सेकंड लास्ट, टाइड प्रेडिक्टर को इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। देखो ये तीन कंप्यूटर के बारे में आज जिक्र हुई है, टाइड, प्रेडिकेट, फैक्टा और तीसरा कौन सा था हमारे पास, कोलोसस। इनके बारे में हमेशा याद रखना। हम लोग चुनिंदा चीजों को याद रखते हैं, जैसे एनिएक कंप्यूटर, यूनिवैक कंप्यूटर, ठीक है, या फिर एनालिटिकल इंजन। पर कुछ चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी में है, हम सोचते हैं ना कि भाई ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में और वो एक बेस है। तो कोई भी चीज अगर आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो बेस तो पूछेगा ही। तो याद रखना इन तीनों के बारे में। क्लियर है, करो जरा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो टाइड प्रेडिकेट को इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था, लेडी एडा के द्वारा डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट, कंप्यूटर को फादर कंप्यूटर के रूप में भी, इनमें से किस कंप्यूटर को फादर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से किस कंप्यूटर को फादर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, अभी पढ़ा है हम सभी ने। मेन फ्रेम कंप्यूटर को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्लियर है, तो ये तो चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। अब जो मैं चीजें आपसे पूछूंगी वो आपको बताना है। आपको बताना है विश्व का पहला, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर कौन सा था। अगर सच में आपके सीखने की ललक है ना तो बताओगे जरूर। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर कौन सा था। सेकंड वन,
वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तीसरा, वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? बिजली से बनने वाला कंप्यूटर, बिजली से चलने वाला, सॉरी। चौथा यहां पर देखना, विश्व का पहला कंप्यूटर, विश्व का पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर जिसमें बाइनरी कोड का इस्तेमाल किया गया था। देखो 4 क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से हैं और क्वेश्चन भी, आंसर भी अलग होगा। जिसमें बाइनरी कोड का इस्तेमाल किया गया था, बाइनरी कोड का यूज हुआ या इस्तेमाल किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको करके बताने, ये आपका होमवर्क, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ मुझे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर क्या चीजें पूछना चाह रहे हो? एबीसीडी में आपसे पढ़कर यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम में 90% क्वेश्चन आए थे। अरे थैंक यू सो मच। ऐसी तारीफें कर दिया करो अगर लगते हैं क्वेश्चन तो। हालांकि वो तो मुझे पता है लगते हैं क्वेश्चन, जब एग्जाम होता है हमें पता चलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, बस एग्जाम निकल जाए आप लोगों का, और क्या ही। तो जो बच्चे राजस्थान का पेपर देकर आए, लगे क्वेश्चन कुछ हरियाणा वाले पेपर में जो बच्चे देकर आए थे पहले क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन पेपर देकर आए थे, क्वेश्चंस लगे थे क्लास में से, बताओ जरा। हरियाणा में मैं बताऊं, मैंने करवाए थे, आई थिंक 10-12 के करीब क्वेश्चन करवाए थे, और वो सेम डिट्टो लाइन वाइज सेम के सेम आ गए थे। याद होगा, कुछ कुछ याद है? हरियाणा में ऐसा कुछ हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, पर चलो तारीफें करेंगे बाद में। मैं आपको पॉइंट बता रही थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में ना, कितना बता दिया था मैंने। आप पूछ रहे थे मैम नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल है बच्चा, नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.50, मतलब 0.5, आधा नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। तुक्के मत लगा के आ जाना, जय माता दी करके आ जाओगे फिर तो खत्म हो जाएगी बातें। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है। 100 नंबर का पेपर है, मैंने आपको बताया 90 मिनट दिए जाएंगे, 5 सेक्शन आते हैं। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और पोस्ट है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। सैलरी स्टार्टिंग की है 25,500 समथिंग बेसिक पे, और जुड़ जुड़ा के तो 30,000 के आसपास हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है बताओ पहले? हाँ जी, 90 मिनट का है। चलो एक बार देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग है भाई जो दिखा रहा है, बाकी देखो अगर अपडेट हुआ होगा तो। अभी इसको रहने देना, जो दिखा रहा है जो नोटिफिकेशन में वो तो है, अगर अपडेट हुआ होगा तो मैं बता दूंगी अगर कुछ हुआ होगा। बाकी ये सब चीजें तो एक्यूरेट है, इनमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगी और रेस होगी, तो ये तीनों चीजें होंगी। हाइट लड़कियों की 157 और लड़कों की 165। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। बाकी आप सभी लोग इंतजार कर रहे हो, बस थोड़ा सा और इंतजार। इस रविवार को 22 मई सुबह 9 बजे आ रहा है आपके लिए कुछ खास। अब मिलेगा कंप्यूटर का ज्ञान, कैसे मिलेगा, क्या होगा इसके अंदर, वो सारी चीजें मैं रविवार सुबह 9 बजे बताऊंगी। जो बच्चे हरियाणा सीईटी के एग्जाम की कर रहे हैं प्रिपरेशन, हरियाणा जी के स्पेशल बैच मैम लेकर आई हैं, पूजा मैम, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, जूम सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं। इस कोर्स का प्राइस है, ये केवल हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए या जो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हरियाणा जी के यहां पर मैम करवाएंगी साथ में करंट अफेयर के साथ। 299 इस बैच का प्राइस है, बट कोड लगाना मत भूलना, दुर्गा 25। ठीक है, 25% का डिस्काउंट जो पहले 1000 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेगा। क्लियर है जी? चलो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है नीचे ऑफलाइन कमेंट करके आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कोई भी अगर क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप एक बार नीचे कमेंट कर देना ऑफलाइन, मैं उस क्वेरी का आंसर आपको दे दूंगी, शाम तक दे दूंगी। ठीक है, चलिए भाई, सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर आपके एग्जाम में क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब यूजफुल लगती है ये 1 बजे वाली क्लास,
तो नीचे तारीफें भी कर दिया करो। हाँ, बुराइयां तो बड़ी जल्दी करते हो, बफरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, थोड़ी बहुत तारीफ भी कर देनी चाहिए। टीचर खुश होता है, फिर वो और क्लास लेता है। ठीक है, तो ये सीक्रेट एनर्जी होती है टीचर की। चलो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी घर वालों का ख्याल रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल ठीक दोपहर 1 बजे और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।